आदरणीय जैन साहब के साधारण से असाधारण होने और इसी क्रम में असाधारण होने के बाद में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज में जो लोग पीछे रह गए हैं उनको अपनी बराबरी पर लाने के संकल्प के साथ में अपनी समृद्धि को और अपनी उपलब्धि को सामान्य जन के साथ में बांट करके उनका हाथ पकड़ करके उनको ऊपर उठाने के लिए समर्पित जीवन जीने वाले आदरणीय जेके जैन साहब के जीवन चरित्र पर लिखी गई पुस्तक जो केवल एक आत्मकथा ऐसी मात्र नहीं है, अपितु ऐसे अनेक लोग जो इस तरह की यात्रा के पथगामी हैं, जो इस यात्रा पर चल रहे हैं, जिन्हें ईश्वर की कृपा से, समाज के सहयोग से आगे बढ़ने का और उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचने का अपने पुरुषार्थ परिश्रम से और प्रारब्ध से अवसर मिला, उन सब लोगों को इस तरह की यात्रा के लिए प्रेरित करेगी। उस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित छपरा के सम्मानित सांसद, वरिष्ठ नेता और मेरे अभिन्न मित्र आदरणीय जनार्दन सिंह जी सिग्रीवाल साहब। जनार्दन सिंह जी बिहार के सांसद हैं, अब तो नहीं, लेकिन आज से 15-20 साल पहले सिग्रीवाल साहब जिस तरह से बिहार की जो प्रसिद्धि थी, जो ख्याति थी, संजय मयूख जी भी उस प्रदेश से आते हैं, कि बिहार में किसी का अपहरण करना बहुत आसान सा काम था और अपहरण बिहार में उद्योग की तरह था। मुझे आज जनार्दन सिंह जी लिटरली संसद से अपहरण कर करके लेके आए हैं, क्योंकि संसद में हम सबको जानकारी है, कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव पर दोनों सदनों में बहस का आयोजन किया जा रहा है। कल लोकसभा में भी देर रात तक, सुबह से लेकर के रात को लगभग 12 बजे तक निरंतर उस पर चर्चा हो रही थी और अभी राज्यसभा में चर्चा 1 बजे प्रारंभ हुई थी और दूसरी तरफ लोकसभा के सदन में आज इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के बहुत बड़ी डिबेट, गर्मा-गर्म डिबेट वहां चल रही है, क्योंकि वंदे मातरम का 150 साल का स्मरणोत्सव संस्कृति मंत्रालय का के तत्वावधान में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आयोजित हो रहा है, इसलिए मेरे को संसद में मैंडेटरीली मुझे उपस्थित रहना था। लेकिन जनार्दन सिंह जी का आग्रह और उन्होंने जिस तरह से सीमा जी और आदरणीय जेके जैन साहब के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन मुझे अब तक, जब इस पुस्तक के लिए मुझे विमोचन के लिए निमंत्रित करने के लिए आए थे तब से लेकर के जब मैं अभी लीला ऑफ पैलेस होटल के दरवाजे पे पहुंचा तब तक, इन्होंने जिन उत्कृष्ट शब्दों में और इनके सारे योगदान का, इनके द्वारा किए गए अभियानों का, महिला स्वावलंबन के लिए किए गए काम, फीएम फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए काम, सामाजिक सरोकार के विभिन्न इनिशिएटिव जो इन्होंने अपने जीवन में लिए, उनके बारे में जो विस्तार से वर्णन किया, उसके चलते हुए, उस दबाव के चलते हुए मैं अपहरित होकर के यहाँ आप सबके बीच में उपस्थित आ पाऊँ। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र संजय मयूख जी, आदरणीय श्रद्धेय जेके जैन साहब, सीमा जी, मंच और मंच के सामने उपस्थित सभी सम्मानित प्रबुद्ध जन, पत्रकार मित्रों, कोई व्यक्ति जीवन में साधारण से अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से निरंतर प्रयास करते हुए इस तरह की उत्कृष्ट स्थिति को हासिल करे कि वो, जैसा कहा गया, अभी सीमा जी कह रही थी कि फर्श से उठ करके अर्श तक पहुंच जाए, जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंच जाए। ऐसी यात्राएं बहुत सारे लोगों ने की होगी। हम अपने चारों तरफ घूम करके देखें, ऐसे आदर्श हमें समाज में अनेक लोगों के मिलते हैं, जिन्होंने जीवन में जिस भूमिका को अपने लिए चुना, जिस क्षेत्र को अपने लिए चुना, जिस रास्ते पर चलना प्रारंभ किया, उस रास्ते पर वो चलते चलते अपने जीते जी उस शिखर के जो है के शिखर पुरुष बनने में कामयाब हुए। लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस मुकाम तक पहुंच जाने के बाद में भी, जिन लोगों को पीछे छोड़ करके वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं, जिन लोगों के साथ चहलकदमी करते हुए उस मुकाम पर आकर के पहुंचे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भी काम करते हैं। सामान्यतया ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो जैसे जैसे ऊपर चलता जाता है, वैसे वैसे नीचे के लोगों को हेय समझना प्रारंभ कर देता है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ आदरणीय सीमा जी का, आदरणीय जेके जैन साहब का और फीएम फाउंडेशन परिवार का, कि उन्होंने एक अनूठा उदाहरण समाज के सामने अपनी प्रगति के साथ में दूसरों की प्रगति को जोड़ करके सभी समाज के लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए, समाज के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए और आने वाली पीढ़ियां संस्कारित हों, इसके लिए जिस तरह का अनुष्ठान किया है, वो अनुष्ठान एक यज्ञ के रूप में, और इस यज्ञ में आहुति देते हुए आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित आए। मैं दोनों का और फीएम फाउंडेशन परिवार के सभी लोगों का इसके लिए बहुत सारा साधुवाद ज्ञापित करता हूँ।
मित्रों, कार्यक्रम क्योंकि वंदे मातरम के 150 साल के स्मरणोत्सव की छाया में हो रहा है। अभी आदरणीय बहन जी ने वंदे मातरम का पूर्ण वंदे मातरम का गायन हम सबके साथ में हम सबने सामूहिक रूप से किया। मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि इस सभागार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद पहली बार पूरा वंदे मातरम सुना होगा। वंदे मातरम के जिस स्वरूप को सामान्यतः हम जानते हैं, हम पहचानते हैं, जिसकी चर्चा हम करते हैं, जिसको हमने अपने स्कूल्स में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में, थिएटर्स में, अलग-अलग जगह पर जिसको सुना होगा, गाया होगा। आज जो वंदे मातरम हम सबके सामने गाया गया वो उससे कुछ भिन्न था। शायद आप लोगों को लगा होगा कि ये वंदे मातरम का हिस्सा हमने कभी देखा सुना नहीं होगा। कुछ लोगों को शायद जानकारी भी होगी कि वंदे मातरम का ये स्वरूप जो है था, लेकिन इसमें क्यों करके हमको केवल 2 स्टैन्ज़ा जितना हम सुनते पढ़ते हैं उतने तक ही उसको सीमित कर दिया गया और शायद उस इतिहास के बारे में कभी किसी ने जानने खोजने के प्रयास नहीं किए होंगे। मित्रों, बंकिम चंद्र चटर्जी जो खुद डेप्यूटी कलेक्टर होते थे और वो जाजपुर में वेस्ट बंगाल में डिप्टी कलेक्टर के रूप में पोस्टेड थे। वो बंगदर्शन एक साप्ताहिक अखबार निकालते थे। उस समय के कुछ लोग मिलकर के निकालते थे जिसके संपादन का काम उनके जिम्मे था। बंगदर्शन निकालते समय बीच में एक बार एक संयोगवश एक दिन वो अपनी पालकी में बैठ करके उस समय की जो व्यवस्थाएं होती थी पालकी में लोग ढो करके और ऐसे विशिष्ट लोगों को लेकर के जाते थे। पालकी में बैठ करके अपने कार्यालय से अपने निवास स्थान आ रहे थे तो रास्ते में उनके पालकी को कुछ लोगों ने रोक दिया कि आगे अंग्रेज ऑफिसर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, अब आप यहाँ से नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का डिप्टी कलेक्टर हूँ, ये मेरा मार्ग है, मुझे यहाँ से जाना है। कुछ बहस हुई, एक अंग्रेज अधिकारी जो वहाँ उपस्थित था, उस अंग्रेज अधिकारी ने कॉलर पकड़ करके बंकिम दा को नीचे गिराया और बाद में उनके साथ में अपमानजनक व्यवहार किया। बंकिम दा बहुत व्यथित हुए, अत्यंत पीड़ित हुए और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए न्यायालय की शरण ली। आप कल्पना करके देखिए कि अंग्रेजों के उस कालखंड में सन 1875, 1874 उस कालखंड में जब अंग्रेज 1857 की क्रांति के बाद में भारत में पहली बार और विशेष रूप से बंगाल में वे अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे और उनका अत्याचार चरम पर था। उस समय में एक अंग्रेजों की सत्ता में काम करने वाला अधिकारी साहस के साथ में खड़ा हो जाए और अंग्रेज ऑफिसर के अगेंस्ट में जाकर के कोर्ट में एक वाद फाइल करे, स्वाभाविक है उसके खिलाफ उसके ऊपर बहुत सारा दबाव बनाने की चेष्टा की गई और उन्होंने जाकर के उस दबाव से बचने के लिए बहरामपुर के उस समय के जमींदार जनार्दन राय, आदरणीय जनार्दन सिंह जी साथ में बैठे हैं, उन्हीं के नाम के एक जो है जमींदार थे, उनके गेस्ट हाउस में जाकर के शरण ली। उस गेस्ट हाउस के सामने जो है एक मंदिर थे जिसमें 3-4 अलग-अलग देवताओं की मूर्तियां थी। वहां जो काली माता की मूर्ति थी, वो काली माता की मूर्ति श्रृंखला से बांध करके और उस दीवार के साथ में जोड़ी गई थी, चेन से टाई अप किया गया था ताकि वो स्लिप होकर के गिर न जाए। उस मूर्ति को देख करके बंकिम दा के मन में ये भाव उदित हुआ कि मेरी भारत माता इसी तरह से बेड़ियों में जकड़ गई। और वो कालखंड ऐसा था कि अंग्रेजों के अत्याचार के चलते हुए कलकत्ता बंगाल में नवाब और अंग्रेज दोनों मिलकर के जिस तरह से दुराचार कर रहे थे उसके चलते हुए भारत की जनता घोर निराशा के कालखंड में पहुंच गई थी। एक तरफ लंबी 800 साल की मुगलों की गुलामी, आक्रांताओं के लड़ाई के साथ निरंतर संघर्ष और संघर्ष के बाद में भारत की टूटती हुई भारतवासियों की टूटती हुई मानसिकता और दूसरा फिर अंग्रेज सत्ता के भारत को पर काबिज होने के सामने दिखते हुए प्रसंग के चलते हुए भारत में घोर निराशा का माहौल था। लोगों में कहीं भी किसी तरह का भी लेकर के कि विश्वास जो है कि हम इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा विश्वास समाप्त हो गया और कोई समाज सबसे बड़ी चुनौती वो होती है। इसीलिए मैंने अभी आदरणीय जेके जैन साहब और सीमा जी का अभिनंदन किया कि वो जिन लोगों ने विश्वास समाप्त हो गया उन लोगों में विश्वास स्थापित करने के लिए काम करा। बंकिम दा ने वंदे मातरम लिखा और वो वंदे मातरम जो बंगदर्शन साप्ताहिक अखबार छपता था उसमें उस समय वो जो आनंद मठ पुस्तक लिख रहे थे उस पुस्तक के कुछ अंश वो प्रकाशित करते थे और आनंद मठ पुस्तक जो है वो सन्यासियों के आंदोलन के ऊपर उन्होंने अपना एक नॉवल लिखा था। आप में से शायद कुछ लोगों को पढ़ने का सौभाग्य मिला है, मैं कहूंगा जरूर पढ़ना चाहिए। उस आनंद मठ पुस्तक में लिखते हुए उन्होंने वो वंदे मातरम जो है उस बंग दर्शन में पहली बार 7 नवंबर को आज से 150 साल पहले प्रकाशित किया था। और वंदे मातरम जब उन्होंने संस्कृत में लिखा, अभी हम सब ने गाया संस्कृत और कुछ बांग्ला के अंश जोड़ करके, इतना क्लिष्ट शब्दों के होते हुए
वंदे मातरम धीरे-धीरे निकल कर के वो बंगाल तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश भर में पहुँच गया। और केवल पहुँचा नहीं, वो देश की आज़ादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। हज़ारों लोग ऐसे होंगे उस कालखंड में, जिन लोगों ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए हँसते-हँसते अपने आप को इस देश के को स्वतंत्र कराने के लिए, माँ भारती को जो है गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए अपने आप को खपा दिया। ऐसे अनेक उदाहरण, समय की सीमितता है वरना मैं एक-एक उदाहरण देकर के आपको बता सकता हूँ, किस तरह से खुदीराम बोस, किस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल, किस तरह से मातंगी हाजरा, वो जो है वंदे मातरम का अपने अंतिम शब्दों के रूप में उद्घोष करते हुए इस देश स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हमेशा के लिए अपने आप को मिटा दिया। किस तरह से जो स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत पूरे देश भर में लोग थे, उनके अभिवादन का जो है शब्द मंत्र वंदे मातरम बन गया। और इस वंदे मातरम ने भारत की आज़ादी का आंदोलन जो है, उसको पूरी देश भर में जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा था, उन सब के बीच में एकता के सूत्र के रूप में बांधने के लिए एक रस्सी के रूप में, एक रिजू के रूप में काम किया। वंदे मातरम को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में, बंकिम दा 1894 में चले गए, तो उसके बाद में उनके देहावसान के बाद उनको ट्रिब्यूट के रूप में खुद गाया। लेकिन कालांतर में 1936 के आते-आते जब मुस्लिम लीग बनी और जिन्ना ने जब बंबई में नेहरू जी को एक पत्र लिख करके 14 पॉइंट का एक चार्टर कि हमको ये स्वीकार्य नहीं है, और उन्होंने 14 पॉइंट का जो चार्टर भेजा कि मुस्लिम लीग जिन चीज़ों को अपोज करती है, उसमें पहला ये लिख करके दिया था कि ये वंदे मातरम जिस स्वरूप में गाया जाता है, हम वंदे मातरम को स्वीकार नहीं करेंगे, हम वंदे मातरम का विरोध करते हैं। और दुर्भाग्य देखिए मित्रों कि कांग्रेस, क्योंकि उस समय भी नेहरू जी को अपनी सत्ता डगमगाती हुई दिख रही थी, तब उन्होंने समझौता कर लिया और वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए। केवल 2 पैराग्राफ ही वंदे मातरम के ऑफिशियल सॉन्ग रहेंगे, बाकी नीचे के वंदे मातरम को मिटा दिया गया, जिस वंदे मातरम का साक्षात्कार आज आपने किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल चर्चा में कहा कि वंदे मातरम का विभाजन था, उस विभाजन की जिस जिस मजबूरी को देख करके, जिस तरह से तुष्टीकरण की उस मानसिकता के चलते हुए जिन्ना के सामने सरेंडर करके और वंदे मातरम का विभाजन की स्वीकार जिस तरह से कांग्रेस ने किया था, उसने अंततः आज़ादी के समय में देश के विभाजन का रास्ता तय कर दिया। तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के समय में आज का कालखंड जो इतना प्रासंगिक है, आप में से कुछ लोगों के मन में शायद आ सकता है कि आप 150 साल बीत गए, अब उसको क्यों करके याद करने की आवश्यकता है। वंदे मातरम के मित्रों, जब 50 साल पूरे हुए थे, देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन जब 50 साल पूरे हुए तो इस 50वें वर्षगांठ पे कांग्रेस पार्टी ने यह उपहार दिया था, उस समय की कांग्रेस ने यह उपहार दिया था कि वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में व्यक्त कर दिया था। जब उसके 100 साल पूरे हुए थे 1975 में, सिर्फ आपको स्मरण कराना चाहता हूं, तब उस समय की सत्तानीशीन कांग्रेस पार्टी ने यह उपहार दिया था कि देश को लोकतंत्र को बंद करके और हजारों लोगों को, निरपराध लोगों को जो है जेल के अंदर भी बंद कर दिया गया था, देश में आपातकाल लगा दिया था। आज देश 150 साल उस वंदे मातरम को हुए, ये हम सब लोगों के लिए एक अवसर है कि जो हम 50 साल पे नहीं कर पाए, जो हम 100 साल पे नहीं कर पाए, और आज हम उस सौभाग्यपूर्ण समय से गुजर रहे हैं जब हमारा देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब हम इस संकल्प के साथ में कि हम 140 करोड़ लोगों की ताकत से भारत आत्मनिर्भर बने, भारत विकसित राष्ट्र बने, इस संकल्प के साथ में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तब एक बार फिर वंदे मातरम को इस उद्घोष के साथ में, इस मंत्र के साथ में अपनाने की आवश्यकता है कि हम माँ भारती के जिस स्वरूप की जो कल्पना स्वर्गीय बंकिम बाबू ने की, सुजलाम धरती होगी, जल से भरी हुई धरती हो, सुफलाम धरती हो, जो खूब फल देने वाली धरती हो, मलयज शीतलाम, कि चंदन के खुशबू जैसी मलय पर्वत से आने वाली हवा, उसके जैसी खुशबू भारत में हो, ऐसा भारत बनाएंगे। उनके सपनों का भारत और उनके मंत्र से दीक्षित होकर के जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में अपने आप को खपा दिया, उन लोगों के सपनों का भारत बनाने का सौभाग्य हम सबको मिला है कि हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें। और उसके लिए, इस मंत्र के साधना के लिए आप सबका अनुरोध करते हुए, आप सबका आह्वान करते हुए, क्योंकि मुझे तुरंत वापस संसद में पहुंचना है, मैं जनार्दन भाई को बहुत बहुत सारा धन्यवाद करता हूं
कि इन्होंने मुझे अगवा करके मुझे यहाँ ला करके आप सबसे मिलने का, आप सबके बात करने का सौभाग्य दिया और मुझे सबसे पहले बात खत्म करके जाने का भी अनुमति संजय भाई ने दिला दी। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए आदरणीय जेके जैन साहब, आदरणीय सीमा जी शतायु हों, दीर्घायु हों और इसी तरह से ये प्रेरणा करते रहें, देते रहें, इसी तरह से ये सेवा करते रहें। इनके सेवा का संकल्प आने वाली पीढ़ियों में भी इसी तरह से जो है वो जागृत हो और इनसे प्रेरणा लेकर के यहाँ बैठे दूसरे कॉरपोरेट जगत के लोगों के जीवन में भी ये मंत्र उतरे। इस अपेक्षा के साथ में आप सबका बहुत सारा अभिनंदन। वंदे मातरम।